हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानसी पर दोबारा स्वागत है। हम संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे हैं। संविधान सभा के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। इस वीडियो में संविधान सभा के बारे में भीमराव अंबेडकर और प्रस्तावना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। संविधान सभा के बारे में विभिन्न समितियों के बारे में बात कर ली थी, लेकिन एक समिति और है, यानी कि जो नियम समिति के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ प्रारूप समिति के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रारूप समिति से बहुत सी बार क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में। अगर प्रारूप समिति के बारे में आप सभी को पता है कि इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को 30 अगस्त 1947 को बनाया गया था। यानी कि आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि 29 अगस्त 1947 को तो इसका गठन हुआ था। इसके एक दिन बाद में ही इसके अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 30 अगस्त 1947 को। इसके बाद में इस समिति का जो गठन हुआ था वो सत्यनारायण सिन्हा समिति की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति? सत्यनारायण सिन्हा समिति के आधार पर। और इस समिति में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों का नाम आपको याद होना चाहिए, कि बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रारूप समिति में से इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था, तो इनके बारे में आपको देखना है। नंबर 1 था गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे थे कृष्ण स्वामी अय्यर। यानी कि अयंगर और अय्यर, इनसे आपको ध्यान रखने में आएगा कि गोपाल और कृष्ण, यानी कि कृष्ण को गोपाल भी बोलते हैं, गोपाल को कृष्ण भी बोलते हैं, और अयंगर अय्यर यानी कि दोनों में सेम सेम है। इस तरह से आप 2 सदस्यों को इस तरह से याद कर सकते हैं। तीसरे थे के मुंशी, चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला, यानी कि शहीद मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति थे जो इस समिति के जो सदस्य थे। इसके बाद में टीटी कृष्णाचारी और मागर राव, यानी कि आपको यहां पर ध्यान रखना है कि टीटी कृष्णाचारी और मागर राव ये दोनों क्या थे, यानी कि मनोनीत थे, यानी कि इनके जगह पहले दूसरे व्यक्ति थे। अगर बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि कृष्णाचारी किसके जगह इसमें नियुक्त हुए थे, यानी कि टीटी जो कृष्णाचारी थे वो किसके जगह नियुक्त हुए थे, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कृष्णाचारी में क है और खेतान में भी ख है, यानी खेतान की मृत्यु के बाद में कृष्णाचारी नियुक्त हुए थे। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि खेतान की मृत्यु हुई थी, यानी कि आपको यहां पर त्याग पत्र और मृत्यु के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, खेतान की क्या हुई थी? मृत्यु के बाद में ख से क आ रहा है, तो कृष्णाचारी इसके जो अध्यक्ष बने थे। इसके बाद में माधव राव बीएल मित्तल के त्याग पत्र के बाद में इसके सदस्य बने थे। अब मित्तल में म है और माधव राव में म है, यानी कि मित्तल की जगह कौन बने? माधव बने। खेतान की जगह कौन बने? कृष्णाचारी बने। तो यानी कि बीएल मित्तल ने तो स्वास्थ्य कारणों की वजह से त्याग पत्र दे दिया था, तो उनकी जगह माधव राव बने थे। यानी कि आपको यहां पर आता है, क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे उनमें से कौन से सदस्य की मृत्यु हो गई थी या कौन से सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया था, तो चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। और कौन से सदस्य को मनोनीत किया गया था, तो केवल 2 सदस्यों को मनोनीत किया गया था। कौन कौन से? कृष्णाचारी और माधव राव, बाकी निर्वाचित थे। और जो 7 सदस्य थे अंबेडकर का जो चुनाव है पहले पश्चिम यानी कि बंगाल प्रांत से हुआ था। बंगाल एक प्रांत था, लेकिन बाद में विभाजन के बाद में बंगाल को पाकिस्तान के बांग्लादेश में चला गया था। उसके बाद में दोबारा जो भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ पुणे से, यानी कि जो मुंबई जो प्रांत था, मुंबई प्रांत का एक था पुना संसदीय सीट से इनका निर्वाचन हुआ। इनका भीमराव अंबेडकर का 2 बार निर्वाचन हुआ था। अब बात करते हैं राजस्थान से, यानी कि राजस्थान से संविधान सभा में यानी कि जो कितने सदस्य कहां से निर्वाचित हुए ये हमें देखना है। अगर बात करें तो 12 सदस्य थे, यानी कि राजस्थान के जो रियासतों से उस संविधान सभा में कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है मुकुट बिहारी भार्गव। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया 2011 की रेट में, यानी कि जो पहले टेट होती थी तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुकुट बिहारी भार्गव का, यानी कि ये कहां से थे? अजमेर मेरवाड़ा से, यानी कि जो प्रांत था उससे निर्वाचित हुए थे। इनके बारे में इसलिए बता रहा हूं कि जो मुकुट बिहारी भार्गव थे ये राजस्थान के रियासतों के प्रथम सदस्य थे जो प्रथम बैठक में शामिल हुए थे। यानी कि राजस्थान के वे व्यक्ति जो संविधान सभा की प्रथम बैठक में शामिल हुए थे वो थे मुकुट बिहारी भार्गव, जो पहले राजस्थानी सदस्य थे। इसी तरह जो उदयपुर से निर्वाचित हुए थे बलवंत सिंह मेहता पहले राजस्थानी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें संविधान की जो बनने के बाद में उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे बलवंत सिंह मेहता ने सर्वप्रथम संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। कितने सदस्य? 12 सदस्य निर्वाचित हुए थे, जिनसे मुकुट बिहारी भार्गव राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया, प्रथम बैठक में भाग लिया। उसके बाद में बलवंत सिंह मेहता थे जिन्हें राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ये कहां से थे? उदयपुर से थे।
इन चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यानी कि संविधान सभा के बारे में इतना ही मिलता है विस्तार से जो आपको बता दिया। अब पढ़ते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। भीमराव अंबेडकर आपको बहुत अच्छा टॉपिक है। इस बार आपके महात्मा गांधी भी है, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे और भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। अगर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें तो भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्तित्व थे जब उस समय, यानी कि उस समय एक दलित व्यक्तित्व को इतने आगे बढ़ पाना बहुत ही बड़ी बात थी। तो भीमराव अंबेडकर के लिए अलग अलग उपाधियों को दी गई और इनको अलग अलग जो उपाधियों के नाम से जाना गया, उपनाम से जाना गया। अगर बात करें इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी, जैसे दलितों के मसीहा के रूप में जाना गए और इनको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इनको भारत का लिंकन भी बोलते हैं। भारत का लिंकन का मतलब है कि लिंकन नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने दलितों के पुनरुद्धार यानी कि उनके उद्धार के लिए बहुत ही प्रयास किए। ऐसे ही प्रयास भीमराव अंबेडकर ने भारत में दलितों के लिए किए, इस कारण इनको भारत का लिंकन कहते हैं। और इनको बौद्धिस्व की उपाधि भी दी गई। कौन सी उपाधि? बौद्धिस्व की उपाधि भी दी गई। साथ में के.वी. राव ने इन्होंने भारतीय संविधान की जननी भी कहा। यानी कि किसी व्यक्ति ने भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान की जननी कहा तो भीमराव अंबेडकर को कहा। और इनका जन्म की बात करें तो जन्म इनकी, यानी कि इनका जन्म 1891 में हुआ और इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। 1891 में जन्म हुआ तो इनका 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। यानी कि राजस्थान में तो 14 अप्रैल को हर साल अब छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। इस कारण यानी कि इनका एक अलग चीज है। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था एमपी के महू छावनी में। कहां पर? एमपी की महू छावनी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में इन्होंने अलग अलग संगठनों की स्थापना की जो आपको ध्यान रखने हैं। यानी कि जैसे कौन सा? 20 जुलाई 1924 को इन्होंने एक सभा की स्थापना की जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उसके बाद में बहिष्कृत के नाम पर ही इन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बंबई से बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत की। यानी कि उन्होंने एक समाचार पाक्षिक पत्रिका भी निकाली बंबई से जिसका नाम था बहिष्कृत भारत, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी इन्होंने स्थापना की थी। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ये एक ये व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन, जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने दलितों की ओर से तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। किसने? भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बाद में इन्होंने मांग की थी कि जो दलितों को एक प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर एक प्रत्यक्ष निर्वाचन भी दिया जाए। इन्होंने बहुत प्रयास किए। उसके बाद में एक सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना की गई, लेकिन बाद में गांधी जी विरोध में बैठ गए। यानी कि जब गांधी जी उस समय जब गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में जब उन्होंने समाप्त किया तो गांधी जी को जेल में डाल दिया था, मुंबई की एरोदा जेल में। तो एरोदा जेल में ही जो गांधी जी को मालूम चला कि भीमराव अंबेडकर एक तरह से सांप्रदायिक पंचायत की मांग कर रहे हैं और अंग्रेज भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से वो विभाजन की तरफ जा रहे थे। तो जो एक तरह से जब बैठ गए तो बैठने के बाद में भीमराव अंबेडकर ने तो मना कर दिया था साहब कि मैं इसके पीछे हटने वाला नहीं हूं, लेकिन महात्मा गांधी आमने अंश में बैठ गए। बाद में भीमराव अंबेडकर विभिन्न इच्छाओं की यानी कि अपनी स्वयं की इच्छा से या विभिन्न दबाव के कारण उन्होंने एक समझौता किया जिसका नाम था पुनः समझौता। पुनः समझौता हुआ, वो भी आपको ध्यान रखना है कि पुनः समझौता किनके मध्य हुआ और कब हुआ, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगस्त 1936 में इन्होंने एक पार्टी की ओर स्थापना की, उसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। यानी कि अगस्त 1936 में इन्होंने एक पार्टी की ओर स्थापना की जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसका जो बाद में 1942 में इसका रूपांतरण कर दिया गया अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में इसका रूपांतरण कर दिया गया था। यानी कि 1942 में किसका नाम, क्या नाम दिया गया? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का इसका नाम दिया गया। अब बात करते हैं पुनः पैक्ट की, बात कर रहा हूं मैं। पुनः पैक्ट आपके सितंबर 1932 में हुआ। कहां पर हुआ? एरोदा जेल में हुआ। गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। इसके बाद में इनको भीमराव अंबेडकर को प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री बनाया गया था। विधि मंत्री बनाया गया तो बाद में इनका सबसे प्रमुख काम क्या था? यानी कि कानून मंत्री बने, विधि मंत्री बने। तो इन्होंने हिंदू कोड बिल का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। इनको आधुनिक मनु की संख्या भी दी जाती है। भीमराव अंबेडकर को हिंदू कोड बिल बहुत अच्छा काम किया। बाद में हिंदू कोड बिल पर इनका जो मतभेद होने के कारण, यानी कि सरकार के जो मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से मतभेद होने के कारण बाद में इन्होंने विधि मंत्री, कानून मंत्री से त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद में इन्होंने एक तरह से 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि मैं दलित में पैदा हुआ हूं, लेकिन
दलित में मरूंगा नहीं। तो बाद में इन्होंने विभिन्न धर्मों को अध्ययन किया, उसमें से सबसे पवित्र जो धर्म लगा इनको बुद्ध धर्म लगा। तो बुद्ध धर्म के इन्होंने इनकी इच्छा थी कि मैं जब मरूं तो बौद्ध धर्म के लेकर ही मरूं। तो इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इन्होंने इसके बाद में ही इनके लगभग 1-1.5-2 महीने बाद में ही 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में इनको मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न दिया गया। यानी कि ये चीजें, इतनी चीजें आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में ध्यान रखनी है। बाकी यही चीजें आपके पूछते, जैसे इन्होंने अब बहुत से क्वेश्चन इससे आ जाता है, जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किससे कहा, जिसे आपको अनुच्छेद 32 है उसको, इसको संविधान के ऊपर का अधिकार है, उसको संविधान की आत्मा का, अलग अलग चीजें, लेकिन इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी आपको 2-3 पुस्तकों और ध्यान रखनी है, 2-3 पुस्तकें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कौन कौन सी। जैसे नंबर 1 हु वर शूद्रा, शूद्र कौन है, नंबर 1 किताब। तो ये सबसे महत्वपूर्ण किताब ये है कि हु वर शूद्र कौन है। तो जैसे आपके 4 उन्हें माने गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इन्होंने एक किताब लिखी हु वर शूद्राज कौन है। दूसरी लिखी दी कास्ट इन इंडिया, एक फेमस किताब है। और तीसरी है दी बुद्धा एंड हिज धम्मा, दी बुद्धा एंड हिज धम्मा। यानी कि 3 किताबों की आपको नाम ध्यान रखना है, लेकिन इन किताबें बहुत सारी लिखी है, लेकिन 3 किताबें जो प्रमुख है, इन 3 किताबों को नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रस्तावना की बात करेंगे। देखो प्रस्तावना छोटी सी है, यानी छोटी सी है। आप प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, यानी कि प्रस्तावना में क्या पूछेंगे उन पर आप विशेष गौर करना, यानी कि आपको ऊपर नहीं पढ़ना, आपको यह ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको जो चीज पढ़ रहे हो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक के पढ़ते समय आपको यह ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। अगर प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना क्या थी, आपको मैंने पहले बताया था 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना थी, जबकि 1935 के अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका प्रस्तुत की थी संविधान सभा में, जो कब प्रस्तुत की थी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की थी, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। यही उद्देशिका बाद में प्रस्तावना कहलाई। अब प्रस्तावना के बारे में आपको कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। जिससे बात करते हैं, इसकी जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग से होती है। अब हम भारत के लोग हैं, इसका जो कहां से लिया गया था, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। लेकिन ये तो सही है कि हम भारत के लोग, लेकिन आपको यहाँ पर 3 शब्दों पर ध्यान देना है। कौन से लास्ट के, कौन से, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कि आपको वहां बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि संविधान के प्रस्तावना में से इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, तो तीनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। इन तीनों शब्दों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार का प्रयोग किया गया है, कि न्याय 3 प्रकार का प्रयोग किया गया है। यानी प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का बात की गई है। कौन कौन से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 तरह के न्याय की बात की गई है। इसी तरह आपकी स्वतंत्रता की बात करें तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता की कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई, इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। ये प्रस्तावना में ये चीजें आपको पढ़नी है कि स्वतंत्रता की कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार की स्वतंत्रता की बात की गई है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात की गई है, विश्वास की स्वतंत्रता की बात की गई है, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी कुल मिलाकर प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा आपके कि प्रस्तावना में निम्न में से कौन से प्रकार की स्वतंत्रता की यहाँ पर बात नहीं की गई है। इसी तरह समता, यानी समानता, यानी कि समानता के लिए यहाँ प्रस्तावना में केवल 2 प्रकार की समानता का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी, एक तो प्रतिष्ठा की समानता, एक अवसर की समानता, यानी कि 2 तरह की ही समानता का प्रयोग किया गया है, बाकी किसी भी तरह की समानता का प्रयोग नहीं किया गया है। इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, यानी प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है। कब हुआ है, ये आपके एक बार संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में एक बार संशोधन हुआ था, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कितने शब्दों को, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यानी कि 3 शब्दों को ही जोड़ा गया था। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ कि जो प्रस्तावना में जो 42वां जो संविधान संशोधन था 1976, जब ये संशोधन किया गया, प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, उस समय राष्ट्रपति कौन था, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे भारत के। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह अगर बात करें, प्रस्तावना न्यायालय के द्वारा लागू नहीं है, यानी कि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं है, यानी कि इसके उल्लंघन
अगर सरकार इसका उल्लंघन करती है तो अपन न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। ये प्रस्तावना छोटी मोटी है, लेकिन आपको इन शब्दों को याद करना है। यहाँ से ही आपको क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ से ही जमाना है कि कौन से न्याय की बात की गई है, कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है, कौन सी समता की बात की गई है, कौन सा क्या है, कौन सा जोड़ा गया है, यही प्रस्तावना में आपको देखना है। बाकी उद्देश्य का आपके पास है ही से, उसको याद करना ही है, लेकिन आपको इन चीजों की बात करनी है। अब अगले वीडियो में हम मूल अधिकारों की बात करेंगे। मूल अधिकारों को भी विशेष रूप से पढ़ना है, क्योंकि हर बार आपको क्वेश्चन आता है, यानी कि आप इन चीजों को समझ गए होंगे। और मैंने आपको इनके बारे में जो क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे, वो आपको आर्य मानवीय स्टडी ऐप पर दे रखे हैं। आप उनको नियमित रूप से पढ़ रहे होंगे, यानी कि पढ़ाने के बाद में आप उन चीजों को जरूर देखिए, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो, यानी कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। यानी कि जो भी चीज पढ़ो आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, ताकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाए, यानी कि आपका एक भी क्वेश्चन इस बार छूटना नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।